सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारा टॉपिक रह गया है, वो हमने कवर करना है। उससे पहले डीडीज थोड़े से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बीजी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकियल एस्थमा में बी confused with respiratory, ठीक है। इन्फेक्शन सच एज ब्रोंकिलाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, पर्टिसिस, इसी तरह लेरेंजियोट्रैकिक ब्रोंकाइटिस किस में होता है? ये सब जो इन्फेक्शंस होते हैं इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में होते हैं, ठीक है। तो इन सब के अंदर जो है ब्रोंकियल एस्थमा में क्या होता है, बीजी ब्रोंकाइटिस होती है। लेकिन एस्थमा और उसके बाद आता है फॉरेन बॉडी इनहेलेशन जो है इट मे कॉज लोकलाइज्ड वीजिंग ऑफ सडन ऑनसेट। एक्सरे जो होगा उसमें हमें हेल्प मिल सकती है कि हमें फॉरेन बॉडी नज़र आ जाए, लेकिन ब्रोंकोस्कोपी इज़ नेसेसरी फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक पर्पसेस। फॉरेन बॉडी हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि एक्सरे करते थे और फिर ब्रोंकोस्कोपी करते थे। सडन ऑनसेट की लोकलाइज वीजिंग होती है इसमें, और एक इसके अलावा होता है कि बच्चे को अचानक ही शुरू हो गया, वो खेल रहा था या वो स्कूल से आया था उसके बाद। फिर एंट्रोब्रोंकियल टीबी और लिम्फ नोड कंप्रेसिंग ब्रोंकाई, इसके एस्थमा लाइक सिम्टम्स होते हैं। फिर कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ के अंदर हमें क्या मिलता है, वैस्कुलर रिंग और कोइनल स्टेनोसिस। फिर जो है इओसिनोफिलिक लंग, ये किस में मिलता है, लॉफलर सिंड्रोम में। क्यों? एस्केरियासिस की वजह से। विज़रल लार्वा माइग्रेंस मिलते हैं जिसको कहते हैं टॉक्सोकारा कैनिस, और ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया मिलता है ड्यू टू माइक्रोफ्लेरे। और ये जो है सब जो है क्या करते हैं, जो हमारे होते हैं एस्केरियासिस, लार्वा माइग्रेंस, माइक्रोफ्लेरिया, इनकी वजह से वीजिंग होती है और हाई इओसिनोफिलिक काउंट्स मिलते हैं। लोफलर सिंड्रोम में इओसिनोफिलिया मिलता है, ये याद रखना है, और पैरासिटिक इन्फेक्शंस की वजह से होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होते हैं उनमें बच्चों को वीजिंग के साथ आएंगे, और इसकी डायग्नोसिस किससे कंफर्म होती है, हाई स्वेट सोडियम कंसनट्रेशन। दिस इज़ योर एमसीक्यू कि सोडियम कंसनट्रेशन जो है वो हाई स्वेट में बहुत ज़्यादा हुआ होता है। और इसके अलावा हिस्ट्री होती है मैल एब्जॉर्प्शन की सिस्टिक फाइब्रोसिस में। कार्डिक एज़मा में भी एमसीक्यू आया हुआ है कि पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर उनके अंदर वीजिंग शुरू हो जाती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि कार्डिक एज़मा में ऐसा जो है वो हार्ट फाइंडिंग्स या कार्डियोमेगली नहीं होती, मतलब कि इसको मतलब पेशेंट विद हार्ट फेलियर में प्रेजेंट विद वीजिंग, ठीक है। बट हार्ट फाइंडिंग्स एंड कार्डियोमेगली जो होती हैं ये डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम द एस्थमा। तो एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है कार्डिक एस्थमा। अब दोनों में क्या होगा कि वीजिंग टाइप होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा? हार्ट फेलियर में हार्ट फाइंडिंग्स होंगी, कार्डियोमेगली होगी, लेकिन कार्डिक एस्थमा में नहीं होगी, और दोनों में वीजिंग होगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारा टॉपिक है, इसको हमने देखना है एमसीक्यूज़ के लिए। पैथोजेनेसिस क्या होती है? इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है ये। ऑटोसोमल रिसेसिव, सबसे पहले ये याद रखना है। क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 7 है उसके लॉन्ग आर्म में एक जीन होती है, उसमें क्या होता है, उस जीन के अंदर पोजीशन 508 पे, सो दिस इज़ अ क्रोमोसोम नंबर 7। उसका जो लॉन्ग आर्म होगा उसके ऊपर एक जीन होगी, पोजीशन उसकी है 508। वहाँ पे क्या होगा, फिनाइल एलानीन जो है वो नहीं होगा। 7th क्रोमोसोम है, 508 पोजीशन है, और 7th क्रोमोसोम के ऊपर 508 पोजीशन पे कौन सी चीज़ डिलीट होगी, फिनाइल एलानीन। और जीन कौन सी है, CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर। फिर क्या होगा, जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो क्लोराइड जो है उसको स्क्रीट नहीं कर पाएंगे इन रिस्पॉन्स टू कैंप, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो है क्या होंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ ड्यू टू म्यूकस प्लगिंग। क्या होगा, खांसी होगी, पहले ड्राई होगी बाद में परलेंट हो जाएगी। और क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, वीजिंग होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और कोर्स क्रैकल्स होंगे।
तो क्या क्या है, खांसी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीज, एक्सपायरेटरी वीज है, इंक्रीज्ड एपी डायमीटर एंड कोर्स क्रैकल्स। तो ये होते हैं ड्यू टू म्यूकस प्लगिंग, क्योंकि सारा मैकेनिज्म खराब हुआ होता है एयरवेज के अंदर। जो है ना, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ एयरवे, तो सारा म्यूकस फंसा होगा, तो पेशेंट को खांसी होगी। जब वो उसकी एयर अंदर जाएगी, बाहर आएगी एक्सपायरेटरी, तो उस दौरान क्या होगा, साउंड आएगी जिसको कहते हैं एक्सपायरेटरी वीज। फिर क्या होगा, इंटरपोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा, कोर्स क्रैकल्स होंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या होगा, ये क्लबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमें मिलता है, साइनोसिस मिलता है। अर्लीस्ट एब्नॉर्मलिटी क्या होती है कि स्मॉल एयरवेज के लेवल पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एयरवे कॉलोनाइजेशन हो जाती है, किससे, स्टैफोरिस, सुडोमोनास और बर्क्रोडेरिया कैपेसिया। तो ये सब कुछ होता है। तो ये थे हमारे रेस्पिरेटरी साइंस। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यही सारा होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टेमिक डिजीज़ है, तो इस इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है, मेकोनियम आइलेस होता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो है उसमें मेकोनियम पास नहीं कर सकता फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ लाइफ में, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है और इस तरह से एमएसएस हो जाता है। इसके अलावा मेकोनियम आइलेस के अलावा क्या है, पैंक्रियाटिक इनसफिशेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ़ैट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते और फिर क्या होता है, वो स्टूल में आना शुरू कर देते हैं, विच रिजल्ट्स इन स्टीटोरिया। अल्टीमेटली वाइटामिन्स की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल हैं और फ़ैट की तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, तो ADE के जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं उनकी कमी हो जाएगी और फिर बच्चे का वेट गेन जो है वो फेलियर हो जाएगा और ग्रोथ रिटार्डेड होगी। तो पैंक्रियाटिक इनसफिशेंसी हो गई है। और क्या हुआ, मेकोनियम आइलेस हो गया, मेकोनियम पास नहीं हो रहा, पैंक्रियाज इनसफिशेंट हो गया, फ़ैट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से स्टीटोरिया और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हुई है। फिर बात करते हैं स्वेट की, क्योंकि क्लोराइड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्वेट है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना स्किन के अंदर, तो उसमें क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट जब बाहर आ रहा होता है इस तरह के करके, तो उस दौरान क्या होता है कि जो क्लोराइड होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अब जो ट्रांसपोर्ट्स ख़राब हैं उस जीन की डिफेक्ट की वजह से, जो कि हमने देखा, तो क्लोराइड एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से वो स्वेट में क्लोराइड के लेवल्स हमें हाई मिलेंगे। स्किन जो है उसके ऊपर सॉल्ट होगा, और जब हम बच्चे को किस करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, सॉल्टी टेस्ट होगा, क्योंकि उसके स्किन के ऊपर सारा सॉल्ट आ रहा है, एब्जॉर्ब ही हो रहा। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी जो है ना MCQs के लिए यही चीज़ें स्वेट की। बिलियरी ट्रैक्ट में क्या होगा, जॉन्डिस है, एसाइटिस है और हेमेटोमेसिस है। तो ये बच्चे आपको इस तरह से सिस्टिक फाइब्रोसिस के मिलेंगे विद द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ GIT ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्वेट एंड बिलियरी ट्रैक्ट। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, बच्चे के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाता है, क्लोराइड का लेवल कम हो जाता है और जो है एल्कलोसिस हो जाती है। तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और क्या होता है, हेमोप्टेसिस हो रही है, और क्या हो रहा है, न्यूमोथोरक्स, कॉल्ड पल्मोनेल, मेकोनियम आइलेस, रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको सिनेरियो देते हैं कि बच्चे का रेक्टल प्रोलैप्स हो गया, मेकोनियम आइलेस है, तो बताएं इसको कौन सी डिजीज़ है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर कंजेनिटल ऑब्लिट्रेशन ऑफ वॉस डिफरेंस, ऑल मेल्स विद सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होते हैं स्टेराइल होते हैं, क्योंकि उनकी वॉस डिफरेंस जो होती है वो बंद हो जाती है, तो इस वजह से बच्चे क्या होंगे, इनफर्टाइल होंगे। डिफ्रेंशिएट द कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी इन कार्डिनैक सिंड्रोम। उसके बाद क्या है, फीमेल्स हैव रिड्यूस्ड फर्टिलिटी ड्यू टू थिक स्पर्मिसिडल सर्वाइकल म्यूकस। तो बॉडी की एज अ होल सिक्रीशन ज़्यादा हो रही हैं, तो जब वहाँ पे जो है वो सिक्रीशन ज़्यादा होंगी सर्वाइकल म्यूकस की, तो स्पर्म्स किल हो जाएंगे, दे कैन नॉट फर्टिलाइज। तो फीमेल्स के अंदर भी रिड्यूस्ड फर्टिलिटी होगी। फिर एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस होगा,
क्रोनिक साइनोसाइटिस होगा क्योंकि वहाँ पे भी म्यूकस प्लगिंग हो जाएगी और नेज़ल पॉलिप्स बन जाएंगे। ठीक है। डायग्नोसिस कैसे होगा, हम करेंगे स्वेट क्लोराइड टेस्ट। ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लोराइडोमीटर होता है हमारे पास, उससे हम स्वेट में जो क्लोराइड लेवल होता है उसको चेक करते हैं। तो अगर वो हमें 60 से ज़्यादा मिलता है तो इट मीन्स दैट ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए डायग्नोस्टिक है। वैसे नॉर्मल 40 से कम होता है, 60 से ज़्यादा मिले तो दिस इज़ सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन मेजरमेंट ऑफ फैट बैलेंस इन 3 days टूल्स कलेक्शन, मतलब कि हमने क्या चेक करना है, स्टेटोसिस चेक करना है, स्टोरिया सो स्टेटोरिया को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टूल में देखते हैं फ़ैट कितना है। तो स्टूल में फ़ैट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है फ़ैट की। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं फॉर द ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिक्सिन एक्टिविटी। चेस्ट एक्सरे पे हमें क्या मिलेगा, ब्रोंकिक्टेसिस मिल जाएगी, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी। हम मेडिसिन में ब्रोंकिक्टेसिस डिस्कस कर चुके हैं और उसका एक कॉज हमने देखा था, दैट वो सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो वो हमें चेस्ट एक्सरे पे मिल जाता है और हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिल जाती है। स्पूटम कल्चर करते हैं और प्रीनेटल डीएनए टेस्टिंग करते हैं ताकि पहले से हम डायग्नोज कर सकें बच्चे के अंदर कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है सिस्टिक फाइब्रोसिस की। तो प्रीनेटल डीएनए टेस्टिंग, स्वेट क्लोराइड, फैट्स को चेक कर लिया स्टूल में, ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन देख लिया, चेस्ट एक्सरे कर लिया, स्पूटम कल्चर कर लिया। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शंस हो रहे हैं बच्चे को, तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे। और क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स और नॉर्मल सेलाइन नेबुलाइजेशन। और क्या देंगे, एस्थमा की देखें ट्रीटमेंट चल रही है एस्थमा वाली, ब्रोंकोडायलेटर्स, क्रोमोलाइन, सोडियम, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑल्टरनेट डे स्टेरॉइड्स। इसके अलावा ये ब्रोंकियोटेसिस की एक थेरेपी थी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पोस्टरल ड्रेनेज। तो ये वाली जो है ना, दिस वन, ये हमारी एज़मा वाली ट्रीटमेंट है। मतलब कि मैं वैसे ही बता रही हूँ एज़मा वाली है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट में एज़मा वाली ट्रीटमेंट आई हुई है। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये ब्रोंकिक्टेसिस की हमने देखी हुई हैं, पोस्टरल ड्रेनेज, चेस्ट रेडियो फिजियोथेरेपी और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। उसके बाद हम पैंक्रियाटिक एंजाइम्स देते हैं टू इम्प्रूव द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि पैंक्रियास काम नहीं कर रहा। कैलोरीज़ और ज़्यादा देनी है, प्रोटीन डाइट ज़्यादा देनी है। और क्योंकि फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन्स नहीं हो रहे बच्चे को, उनकी डेफिशिएंसीज़ हैं, तो उनको पूरा करेंगे। और स्टूल सॉफ्टनर्स देंगे लाइक लैक्टुलोज, मिकोनियम आइलस, जो मिकोनियम पास नहीं हो रहा उसके लिए सर्जरी करेंगे, लंग ट्रांसप्लांट एंड जीन थेरेपी करेंगे। तो ये सब कुछ वो है कि जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लो। पैंक्रियाज ख़राब है तो उसके एंजाइम्स दे दो। डाइट में जो है कैलोरीज, प्रोटीन्स, डाइट्स, विटामिन्स, और इसके अलावा मिकोनियम आइलस है तो सर्जरी कर दो, लंग ट्रांसप्लांट कर दो, जीन थेरेपी कर लो, और मिकोनियम आइलस की सर्जरी कर ली, लैक्टुलोज दे दिया। एज़मा वाली 3 ट्रीटमेंट्स हैं और 3 जो है ना ब्रोंकिक्टेसिस की ट्रीटमेंट है, और एंटीबायोटिक्स। दिस इज़ ऑल अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस।